खबरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, एमपी टू बिहार टिकट पर बवाल मचा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है और देखिए किस तरह से जाम करके जो समर्थक हैं उन्होंने यहां पर विरोध प्रदर्शन अपना जाहिर किया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट यहां पर क्या कटा, एक बवाल यहां पर मच गया है। समर्थक इनके बहुत गुस्से में हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन करते हुए वो नजर आए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनका विधानसभा टिकट कट गया है और इसके बाद उनके समर्थकों ने भारी हंगामा यहां पर कर दिया है। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने भी आए। अब देखिए टिकट क्या कटा, जबरदस्त हंगामा यहां पर होने लगा और जो समर्थक है इनके वो जमीन तक यहां पर लेट गए और रास्ता तक कई जगह पर उन्होंने यहां पर रोक दिया। समर्थकों ने यहां पर टिकट नेताजी का कटने पर नाराजगी जाहिर की। दतिया में जो नाराजगी है सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं थी। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बहुत गुस्से में इनके समर्थक जो है वो यहाँ पर नजर आए हैं। अब नाराजगी की हद ये थी कि लोग जहां पर जमा थे वहां पर रोड तक इन्होंने जाम कर दिया। देखिए आप, बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे और यहां पर सड़क पर आवाजाही तक प्रभावित हुई है। इससे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो फैसला वापस लो, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद के नारे यहां पर लग रहे थे। अब एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं किस तरह से टिकट कटने के बाद बेहद गुस्से में जो इनके समर्थक हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। हमारी लाशें उठेंगी यहाँ से, पर जाम नहीं खुलेगा। मोहन यादव को आना होगा, यहाँ इस्तीफा दिया जाएगा। अभी तो हाईवे जाम है, रेलवे लाइन जाम है, हमारी के अलावा यहाँ पर रेलवे उसमें हजारों आदमी रहेंगे और यहाँ शहर में भी आतंक हो सकता है। आपको ये नहीं बता सकते कितना आतंक होगा। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देंगे तो भाजपा को 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। दतिया में दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा, भाजपा मतलब नरोत्तम मिश्रा। दादा है तो भाजपा है, दादा नहीं है तो भाजपा खत्म। यहाँ से वोट भी नहीं मिलेंगे। उनसे पूछो उनके ऊपर क्या गुजर रही है। दादा उनके लिए और वो दादा के लिए है। नरोत्तम मिश्रा हमारे देखा आपने, नारेबाजी के साथ चेतावनी तक देते हुए समर्थक यहां पर दिख रहे हैं। अब कौन कौन समर्थकों में शामिल है ये देखिए आप। महिलाएं भी यहां पर समर्थन में नरोत्तम मिश्रा के नजर आई हैं और सड़कों पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं।
तो देखा आपने किस तरह से समर्थक यहाँ पर नाराजगी जता रहे थे, लेकिन इसका असर कैसा पड़ रहा है ये देखिए आप। एम्बुलेंस एक इस प्रदर्शन के बीच सड़क पर यहाँ पर फंस गई और इससे जो मरीज उसमें मौजूद थे उनके परिवार वाले बहुत परेशान दिखे। अब स्थिति देखते हैं कि गाड़ियां हटती हैं कि नहीं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मरीज है क्या इसमें? हाँ, तो प्रशासन ने आपका साथ दिया? प्रशासन ने कोई साथ नहीं दे रहा है। हाँ। सब तमाशा देख रहे हैं। मरीज वेंटिलेटर पे है, अब उसको दिल्ली शिफ्ट कराना है और यहाँ कोई भी प्रशासन ठीक है, कोई भी एम्बुलेंस आप निकलो बिल्कुल आराम से, आपको कोई नहीं रोका जाएगा। ये जाम जो लगा है केवल आपातकालीन। अब मसला यह है कि जो प्रदर्शन हो रहा था कई घंटों तक सड़कों पर लोग इकट्ठा थे और इसकी वजह से आप देखिए लंबी लंबी कतारें सड़क पर यहां पर गाड़ियों की नजर आई हैं। दूर तक यहां पर जाम लग गया। अब सड़कें जाम है, बाजार बंद है, तो जाहिर तौर पर पुलिस की इस मामले पर पूरी निगाह थी। यहां पर समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे। शहर में पुलिस की तैनाती यहां पर की गई थी और पूरी यहां पर बंदोबस्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहां पर तैनात था। आगे से अब ये देखिए आप, जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं वो बीजेपी दफ्तर भी यहां पर पहुंचे थे और वहां पर भी वही नारेबाजी बकायदा यहां पर हुई है। खूब जमकर विरोध इन लोगों ने यहां पर जाहिर किया है। अब देखिए इस तरह से प्रदर्शन यहां पर हो रहा था तो जाहिर तौर पर पुलिस ने भी यहां पर कार्रवाई की है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन गिरफ्तार हुए लोगों में जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं वो भी बताए जा रहे हैं। हम लोग टिकट मांग रहे हैं, उसके अलावा एक सजा दी जा रही है। हम लोग जेल भेजा जा रहा है। देखिए आप इस विरोध प्रदर्शन का शहर में कैसा असर पड़ रहा था अब वो हम आपको दिखाते हैं। पूरे बाजार में तो दुकानें बंद थी, शटर पूरी तरह से बंद थे या फिर आधे शटर बंद करके बाजार। नरोत्तम मिश्रा के घर पर कैसा नजारा था अब ये जरा देखिए आप। यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा, पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन जो समर्थक है वो कर रहे थे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के घर के आसपास एकदम खामोशी। अब सवाल यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मामले से बहुत ज्यादा नाराज हो गए? इस मामले पर विजय वर्गीय यहां पर क्या कह रहे हैं वो आप जरा देखिए। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा यहां पर बोल रहे हैं, उन्होंने इस पर क्या बात कही है वो आपको खुद ही सुनाते हैं। जो पार्टी ने तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको समझिए 230 सीट है और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। कार्यकर्ता धैर्य और संयम का परिचय दे करेगा तो सबसे बात करेंगे, किसी से कोई परहेज थोड़ी है। सबसे मिलेंगे, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है भाई, मेरी कोई नाराजगी थोड़ी है। तैयारी तो बहुत लोग करते। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कोई नाराजगी थोड़ी है, कार्यकर्ता जो है वो धैर्य और संयम से यहां पर काम ले। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, क्यों इतने नाराज यहां पर उनके कार्यकर्ता हो गए हैं, ये जरा आपको बताते हैं। देखिए दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी ने यहां से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए हैं
और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन यहां पर कर दिए। कुछ देर में पथराव की नौबत आ गई, चक्का जाम हो गया और पुलिस से झड़प तक यहां पर हो गई। 4:30 बजे पथराव हुआ, इसमें एसपी, एसडीओपी और 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नरोत्तम मिश्रा के कुछ समर्थकों के भी इसमें घायल होने की खबर सामने आई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने अतिरिक्त बल यहां पर तैनात किया और कुछ समर्थकों के बीजेपी कार्यालय में खुद को बंद करने का दावा भी किया गया, जिन्हें बाद में प्रशासन के समझाने के बाद बाहर निकाला गया। प्रशासन ने पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 इसके बाद लागू कर दी है। इसके तहत बिना अनुमति के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है। 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी इस वक्त रोक यहां पर है। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा पहली बार सामने आए और टिकट ना मिलने को लेकर पार्टी का निर्णय उन्होंने बताया। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे, बीजेपी में टिकट बदलने की परंपरा नहीं है। कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी यहां पर दी गई। जगदीश देवड़ा नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नाराजगी दूर करेंगे और बताया जा रहा है कि अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा का टिकट यहां पर कट गया। आंतरिक सर्वे में उनके पिछड़ने की बात यहां पर कही जा रही है। 30 जुलाई को इस सीट पर वोट डाले जाने हैं और दूसरी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों की तलाश यहां पर शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले पर नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने और हंगामे के बाद मध्य प्रदेश में सियासत काफी तेज हो गई है। टिकट मिलने और कटने की प्रक्रिया मुझे मालूम है। पार्टी दूर तक देखती है, दूर तक सोचती है और उन्हें दूर तक देखा होगा, कुछ अच्छा देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कमी हमारे अंदर होगी, हम सुधार करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। जो हमें दिखाई नहीं दे रही होगी, क्षणिक आवेश रहता है स्वाभाविक रूप से। बात मेरी हो गई है सबसे। भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहां से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और एसपी प्रशासन की ये स्थिति है, तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूं। कांग्रेस की जीत पहले भी निश्चित थी, कांग्रेस की जीत अब और पक्की हो गई है। पर ये लोग जो इस तरह से उच्छृंखलता करते हैं पार्टी के नाम से, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ ठोस वहाँ के प्रशासन को करना चाहिए। बाद में अगर कभी कुछ 19-20 कोई बात होती है तो सब लोगों को बिठा करके समाधान करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका समाधान भी पार्टी स्तर पर बहुत ही शीघ्र हो जाएगा और सब लोग इस चुनाव में पार्टी का काम करने के लिए लग जाएंगे। अगर वो बहुत मजबूत थे तो जनता ने उनको 2023 में हराया क्यों? और अगर बहुत मजबूत थे तो उनकी पार्टी ने क्यों टिकट काट दिया? अगर अपनी उनकी हैसियत थी अपनी पार्टी में तो उनकी पार्टी ने उनका टिकट क्यों काट दिया? यहाँ मुख्य मुकाबला आजाद समाज पार्टी का होगा और आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। इस बात का हमें आज की रैली के बाद जो जनता का आशीर्वाद मिला है दामोदर भाई को, दामोदर मंडल जी को, उसके बाद हमें विश्वास है। आगे बढ़ते हैं और अब एक और सीट की हम बात करते हैं, उस विधानसभा सीट की जहां से बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। अब ये जो सीट है ये खाली हुई है और यहां पर आप देखिए क्या हलचल हो रही है। अब राज्यसभा के सदस्य वो बने तो वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस सीट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बांकीपुर नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है और यहां से बीजेपी ने 2 दिनों पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया था। अभिषेक बंटी गुरुवार को नामांकन भी करने आए थे। उनके नामांकन में एनडीए के दिग्गज भी यहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने यहां पर सियासी हलचल तेज कर दी। फिर अचानक से अभिषेक बंटी हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष को चिट्ठी इसके लिए लिखी और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। अभिषेक बंटी ने नाम वापस लिया तो बीजेपी ने नीरज सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना दिया। नीरज सिन्हा युवा नेता हैं और उम्र इनकी सिर्फ 32 साल है और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता बताए जाते हैं।
जो नीरज सिन्हा है वो बीजेपी के एक युवा चेहरा है और युवा चेहरा होने के बावजूद लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। पार्टी के अंदर उन्हें संगठन से निकलकर राजनीति में आगे बढ़ने वाले नेताओं में गिना जाता है। अब उनका मुकाबला जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से हो सकता है। अब इस सीट पर जो सियासी लड़ाई है वो क्यों इतनी दिलचस्प नजर आ रही है, उसकी एक वजह जो है वो प्रशांत किशोर भी हैं। इस सीट पर बांकीपुर पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो आखिरी दिन यानी 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आइए अब देखते हैं कि बांकीपुर में ये हो क्या रहा है। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर इस तरह से सियासत क्यों गरमा रही है। बांकीपुर विधानसभा सीट का पर उपचुनाव के लिए सियासी हलचल काफी तेज है। बीजेपी को कुछ घंटे के भीतर ही अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा और पार्टी ने अब अभिषेक सिन्हा बंटी को अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया था और गुरुवार को अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन उनके नामांकन सभा में सम्राट चौधरी और दूसरे दिग्गज भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने अपना नाम यहां पर वापस लेने का ऐलान कर दिया। अभिषेक बंटी ने फैसले के पीछे पारिवारिक कारणों को वजह बताया, उसका हवाला उन्होंने दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे चारा घोटाले से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र भी चारा घोटाले में दोषी हैं और इस बीच बीजेपी ने बांकीपुर के लिए नए उम्मीदवार का ऐलान किया। नितिन नवीन के करीबी नीरज सिन्हा को इनकी जगह पर उम्मीदवार बीजेपी ने बना दिया, लेकिन नीरज सिन्हा का जो बायोडेटा सामने आया है उसमें आते ही विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने यहां पर पूछ लिया कि 12 साल की उम्र में नीरज ने पार्टी कैसे ज्वाइन की। दूसरी ओर बांकीपुर से प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में यहां पर तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अभी तक अपना नामांकन यहां पर दाखिल नहीं किया, लेकिन बांकीपुर सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है और अब जिस तरह से यहां पर ये सियासी घटनाक्रम हो रहा है उससे और ज्यादा हलचल यहां पर तेज हो गई है। यहां पर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को नतीजे आने हैं। अब आपको हम सुनाते हैं कि अभिषेक बंटी ने इस्तीफा यहां पर क्यों दिया और उनके इस्तीफे के बाद सियासत कैसे यहां पर सरपट दौड़ रही है। पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। नीरज कुमार सिन्हा बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं, जिला में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। उनको केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय करके भेज दिया। अब हमारे उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा जी हैं, वो 13 तारीख को नामांकन करेंगे। मैं तो कल्पना भी नहीं किया था, मैं पार्टी लेवल पे काम कर रहा था, मुझे अचानक फोन आया तो मुझे आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और उनके नेतृत्व में मैंने काम भी किया है। उनका नेतृत्व मुझे ये काम आगे की ओर ले जाएगा। नीरज जी को लाया गया है। नीरज जी भी अच्छे उम्मीदवार हैं और ठीक से चुनाव लड़ेंगे। जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से, उनको पूरा प्यार बांकीपुर विधानसभा का मिलेगा और जीत के काफी मतों के अंतर से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार को बदल करके संदेश दे दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी। राजद के डर से भाजपा के प्रत्याशी को बदलना पड़ गया। राजद की पकड़ मजबूत है बांकीपुर के अंदर में। मतदाता ने मन ठान लिया है कि रेखा गुप्ता को इस पर विजयी बनाना है। अभी भी मुझे उम्मीद है कि अभिषेक कुमार को बदलने के बाद नीरज सिन्हा का नाम आया है। आप देखिए नीरज सिन्हा को भी बदल देगा, क्योंकि उनका कोई उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सामने में टिकने ही वाला नहीं है। मेरे उम्मीदवार की विजय भारी मतों से सुनिश्चित है। बिहार से अब आपको यूपी लेकर चलते हैं और यूपी में ऐसे मामले की बात करते हैं जिसको लेकर सियासत यहां पर गरमाई हुई है। मेरठ में दलित लड़की की हत्या पर यूपी में सियासत तेज हो गई और ये देखिए आप, जब परिवार से अखिलेश यादव ने यहां पर मुलाकात की दिल्ली में, उनके साथ सांसद इकरा हसन भी उस वक्त मौजूद रही। सर वो तो लाए नहीं, कोई बात है ना, वो भिजवा देंगे सांसद जी को दे देंगे। जाएगा जो आपकी बात कहेगा, हम लोग भेज रहे हैं, आप में से कौन जाएगा?
हम चले जाएंगे और आप आओगे। सांसद जी और भाई साहब साथ चले तो वो दरखास्त आपके पास जो देना चाहते हैं सर, वो तो लाए नहीं, कोई बात है ना। ये पूरा मामला इस तरह यहां पर गरमाया हुआ है कि इसको लेकर लोग प्रदर्शन भी यहां पर कर रहे थे। इन लोगों को पुलिस ने यहां पर चेतावनी तक दे दी है। हमारे ऑफिस आके मिला के ये तरीका ठीक नहीं है रोड जाम करने का। बेचने में कोई भी समस्या हमसे मिले आके, कोई रोड जाम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। पुलिस रोड जल्दी कर दी सालों ने। इसको नगर निगम को बोलिए इसको साफ कराए, ये कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। तो मेरठ मर्डर मामले पर जमकर यहां पर सियासत हो रही है और इस पूरे मामले में जिस तरह पुलिस का बर्ताव देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है। यहां पर आप देखिए इस वायरल वीडियो में जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करती हुई दिख रही है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई रोड जाम नहीं करेगा, खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। तो देखा आपने, पुलिस वैन के अंदर एक पुलिसकर्मी घुसते हैं और वहां पर थप्पड़ जड़ने लग जाते हैं, जिसको लेकर अब सवाल किए जा रहे हैं। अब ये एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो बातचीत है ये काफी वायरल हो रही है, इसकी ऑडियो, और ये जो ऑडियो है ये एसएसपी के पीआरओ और वकील के बीच की बताई जा रही है। हालांकि एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। मैं पीआरओ साहब ये कह रहा था, जैसे कप्तान साहब उसमें गाड़ी में चढ़े थे, एक बार मेरी अकेले में करवा दीजिए इनसे, खुले मैदान में। हैं? मैं भी एडवोकेट बोल रहा हूँ, मेरी इनसे अकेले में गाड़ी में बंद करवा दीजिए, बाहर से कुंडी लगा दीजिए, और मैं वो कप्तान साहब, हाँ फिर देखते हैं कौन निकलता। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं कप्तान साहब, ये बढ़िया नहीं, धमकी नहीं पीआरओ साहब, ये बढ़िया बात है। बात नहीं है, अरे क्या बात है यार, चाटे मार रहे हैं कप्तान साहब, यहाँ खुली गुंडई हो रही है। तो कप्तान साहब चाटे कैसे मार रहे हैं? 5 घंटे से ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, जाम किए हैं। अरे क्या बात करते हो यार। मैं पीआरओ साहब ये कह रहा था, जैसे कप्तान साहब उसमें गाड़ी में चढ़े थे, एक बार मेरी अकेले में करवा दीजिए इनसे, खुले मैदान। तो देखा आपने, पुलिस वैन के अंदर थप्पड़ जड़ने को लेकर ये बातचीत होती हुई यहाँ पर नजर आई। अब एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहाँ पर चेतावनी दे रही है। प्रदर्शनकारियों को सड़क जाम करने को लेकर पुलिस ने यहाँ पर चेताया भी है। टोटली गैर कानूनी है ये तालाब ने ठीक है जी। आपका मेरा ऑफिस खुला है, सबके आगे कप्तान साहब का भी ऑफिस खुला हुआ है, ठीक है। आपको बता दिया गया है ऑफिस इसका खुला हुआ है, ठीक है। आपको आना है, बात करिए, बिल्कुल मजमा है, टोटली गैर कानूनी है ये तालाब ने ठीक है जी। आपका मेरा ऑफिस खुला है, सबके आगे कप्तान साहब का भी ऑफिस खुला हुआ है, ठीक है। कल सांसद चंद्रशेखर रावत भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के रोके जाने के बाद उनकी पुलिस से ही यहां पर कहासुनी हो गई और वहीं पर रोके जाने के बाद सड़क पर धरने पर वो बैठ गए। तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। आप बात करो, ऊपर अपने दिखा रहे थे कि सांसद जी जाना चाहते हैं 2, 4, 10 लोगों के साथ मिलके, और मैं पुलिस की गाड़ी में चला। एक बार बात तो करो ना राजेश जी, एक बार आप जाके बात कर लो। ओ भैया आजा पीछे। अब पीड़ित परिवार से मुलाकात को लेकर ही दरअसल ये पूरी की पूरी सियासत यहां पर गरमा रही है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने एयरपोर्ट पे मिलकर अपनी मानसिकता को जाहिर कर दिया कि मैं दलित समाज के लोगों को अपने घर में कप से चाय नहीं पिला सकता। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी
मेरठ मर्डर ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या पर सियासत यहां पर तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने यहां पर परिवार वालों से मुलाकात की है। अखिलेश ने न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने का आश्वासन यहां पर दिया। साथ ही पीड़ित परिवार मांग पूरी होने और न्याय की मांग कर रहा है। अखिलेश ने इसको लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट में इन सब बातों का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह नामजद आरोपियों पर कमजोर धाराओं में केस दर्ज हुआ और आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाया गया। अखिलेश ने यहां पर कहा कि पीडीए अब सहेगा नहीं कहेगा। इस मुलाकात के दौरान सांसद इकरा हसन भी मौजूद रहे और एक दिन पहले आप देखिए नगीना सांसद चंद्रशेखर भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहां पर रोक दिया और इसके बाद वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। चंद्रशेखर ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम यहां पर दिया। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं और ऐसा नहीं होने पर लखनऊ में बड़े आंदोलन की धमकी उन्होंने दे दी है। इस मामले को संसद के आगामी मानसून सत्र में भी उठाने की बात ये लोग कह रहे हैं। उधर मायावती ने मेरठ कांड के बहाने विपक्षी दलों को ही घेर लिया है। इशारों में चंद्रशेखर रावण पर मायावती ने हमला बोला। दलित, पिछड़े और वंचित समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये बात वो कहते हुए यहां पर नजर आ रही है। सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांग उन्होंने की है और साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की डिमांड भी मायावती इस मामले में कर रही है। अब आपको हम दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर कैसे सियासत गरमा रही है। योगी बाबा का इकबाल खत्म हो गया है विद द रिजल्ट। आज जब उनका इकबाल खत्म हो गया है, शासन से पकड़ ढीली हो गई है, तो इस तरह की घटनाएं हो रही जो देश के लिए, समाज के लिए चिंताजनक है। ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हैं और वो आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से उनको हो सकता है कोई उनके मन में कोई शिकायत हो और वो ये कह रही सड़कों पे आंदोलन न करे, तो वो हम तानाशाही की छूट दे दें कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो, हत्याएं हो, उनको मारा जाए, उनके ऊपर तेजाब डाला जाए, उनको लटकाया जाए, उनकी जमीन छीनी जाए, तो हम लोग चुपचाप घर में बैठ जाएं। इन बातों से मैं सहमत नहीं हूं। ललिता की हत्या हुई है, हत्यारे को फांसी की सजा मिले, हम सबकी जिम्मेदारी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार और पूरा प्रशासन ललिता के परिवार के साथ है। तरीके से सनातन का बंटवारा करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर इन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। एक दलित बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ है और हम सब, चाहे वो दलित की हो चाहे किसी की भी बच्ची हो, हम तो उसके साथ खड़े हुए हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए। अब महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से आप देखिए। इस मुलाकात को लेकर ही महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों गरमाई हुई। शरद पवार की एकनाथ शिंदे से मुलाकात से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या शरद पवार एनडीए के साथ जाएंगे? इसकी अटकलें अब तेज हो गई हैं। इसके बाद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करके अटकलों को थोड़ा और बढ़ा दिया। अब आपको हम बताते हैं कि महाराष्ट्र का ये पूरा खेल क्या है। उद्धव गुट में टूट के बाद शरद पवार पर नजरें यहां पर सबकी क्यों टिकी हुई हैं। दरअसल शरद पवार की मुलाकात और तारीफ से ये अटकलें और तेज हो गई हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से पवार की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात पर कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव जो पार्टी है, वो उसके बयान यहां पर सामने आए और अब शरद पवार ने किसान कर्ज माफी पर फडणवीस की तारीफ भी कर दी है। किसान कर्ज माफी योजना में हुए बदलाव की पवार ने खुलकर तारीफ की। सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का धन्यवाद भी किया। पवार की पार्टी एनसीपी के एनडीए में शामिल होने या कांग्रेस में विलय की अटकलें लगातार चल रही हैं। हालांकि पार्टी के नेता इन चर्चाओं को अफवाह बता रहे हैं और पार्टी के कुछ सांसद कांग्रेस में विलय नहीं चाहते हैं, ऐसा दावा किया गया है। उनके मुताबिक इससे 2029 के चुनावों पर असर पड़ सकता है। वहीं पवार गुट के अजित गुट में शामिल होने की भी अटकलें हैं। शरद पवार ने खुद यहां पर कहा था कि विलय का ऐलान होने वाला था, लेकिन इससे पहले अजित पवार का निधन हो गया। शिंदे से मुलाकात और फडणवीस की तारीफ को इससे जोड़कर अब देखा जा रहा है। क्या दोनों पवार गुट एक बार फिर से साथ आ सकते हैं? क्या
इसको लेकर दोनों गुट की तरफ से कोई बयान फिलहाल नहीं आया है, लेकिन अगर साथ आए तो शरद पवार गुट भी एनडीए का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि अजित गुट पहले से ही महाराष्ट्र सरकार में शामिल है और इसीलिए इस सब को लेकर अटकलें भी लग रही हैं और सियासत भी गरमा रही है। इसको लेकर आप देखिए महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी जो है वो किस तरह से हो रही है। अभी हमने संघर्ष करने के बाद अगर सरकार को ये विषय को एक्सेप्ट करना पड़ता है तो और एक्सेप्ट करने के बाद अगर एक आध पॉजिटिव स्टेटमेंट सरकार के माध्यम से दिया जाता है तो डेफिनेटली फिर सरकार का भी अभिनंदन, जनरली पॉलिटिकल कल्चर है महाराष्ट्र का, वहाँ पे किया जाता है। तो पवार साहब तो खुद कृषि मंत्री रहे, देश के यहाँ के एक्स सीएम है, तो स्टेट्समैन तो है ही, तो डेफिनेटली उनके माध्यम से सरकार का भी अभिनंदन होगा। कोई नाराजगी नहीं है और उनके खिलाफ भी कोई नहीं है। बात यही है, संसद के टाइम यही था कि रोल कॉल में हमारा आंकड़ा पहला था, हमारा नंबर पहला था, इसलिए हम दावा कर रहे थे। पवार साहब सबसे सीनियर हैं और हम यही चाहते हैं कि कोई भी महाराष्ट्र से जो महाराष्ट्र लूट रहा है और जो राम मंदिर लूट रहा है उसके साथ ना बैठे। पवार साहब जी से मिले, एक मिनट, बताया गया है कि वो केवल एक औपचारिक, तो उसमें तो ज्यादा मुझे कोई इसमें टिप्पणी करनी नहीं। शरद पवार जी एनडीए में शामिल होते हैं नहीं होते हैं, इसका सही जवाब तो वे स्वयं दें। उनका जो अनुभव रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, तो उन्होंने खुल करके महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। खैर इतना बड़ा दिल उद्धव ठाकरे के पास नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। शरद पवार साहब को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गए थे, अभी वहां जाते समय कोई विपक्ष का आदमी मेरे सामने खड़ा होकर मुझे नमस्कार करेगा तो मैं क्या करूं, ढकेल दूं? वो चिंता करके जब पार्टी चलती है क्या हमारी? फिनिक्स से भैया हम लोग राख में से उठकर खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2029 में एक इलेक्शन हो सकता है और इसको लेकर जो चर्चा है वो आगे बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी जेपीसी अपनी चर्चा के आखिरी दौर में और माना जा रहा है कि जल्द ही अपनी फाइल रिपोर्ट देगी। तो चलिए अब देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या यहां पर हो सकता है। 2029 से आप देखिए लोकसभा और सारे विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी संसदीय समिति की कोशिश फिलहाल यही है। समिति के अध्यक्ष के मुताबिक इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और चर्चा में शामिल 99% नागरिक और संगठनों ने इसका समर्थन यहां पर किया। समिति ने हाल ही में गोवा का दौरा किया है और अगला दौरा लखनऊ का होगा। जेपीसी 17 जुलाई को रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर संसद में पेश कर सकती है। दिसंबर 2024 में इससे जुड़ा संविधान संशोधन बिल जेपीसी के पास भेजा गया था और सूत्रों के मुताबिक समिति 2 फेज ट्रांजिशन मॉडल पर विचार कर रही है, जिससे विधानसभाओं के कार्यकाल में बहुत बड़ी कटौती की जरूरत नहीं पड़ेगी और पहले चरण में 2029 लोकसभा चुनाव के साथ 20 राज्यों के चुनाव हो सकते हैं। वहीं 2034 तक पूरे देश को एक साझा चुनावी चक्र में लाने का लक्ष्य यहां पर रखा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब सभी चुनावों को एक साथ कराना है, यानी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ यहां पर हो सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं कि जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं। एक बार तो सिंक्रोनाइज होगा, या तो 29 में साथ हो जाए या 34 में साथ हो, लेकिन 29 में साथ हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे, 34 में साथ होंगे तो जब बाद में जब 32 में चुनाव होंगे तो 2 साल के लिए होंगे। ये निर्भर करता है कि अभी साथ होना है या बाद में साथ होना है। साथ तो होना ही, अगर जो ही ये कानून आ जाएगा तो उसमें साथ तो होना। कई चीजें हमें पहले दिखती नहीं थी कि क्या नुकसान होता है, जो एक तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब जब उसका आंकलन जब कमेटी की फाइनल रिपोर्ट में होगा तो आप सब लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कितना बड़ा लाभ वन नेशन वन इलेक्शन से देश को हो सकता है। इट कुड बी ए गेम चेंजिंग लॉ फॉर द कंट्री। अगर कहीं बहुमत नहीं आया किसी असेंबली के अंदर या असेंबली के अंदर बीच में भंग हो गई तो क्या स्थिति होगी? मतलब अजीब सी चीज है ना बहुत, कि अगर बार बार भंग हो गई असेंबली तो आप बार बार चुनाव कराएंगे। ये 2 साल के लिए चुनाव, ये 1.5 साल के लिए चुनाव, ये 2.5 साल के लिए चुनाव, तो ये तो इससे कहीं ज्यादा लग जाएगा, ये तो इससे कहीं ज्यादा वो आएगा। देश के लोग इस बात को समर्थन करते हैं कि भैया 5 साल में एक बार चुनाव हो, पूरे देश में चुनाव हो, उसके बाद हम 5 साल निर्बाध गति से काम करें।
धोलेरा का विकास हो, हर जगह इसके पक्ष में लोग हैं। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ते और अब बात भारत और न्यूजीलैंड की दोस्ती के डबल डोज की करते हैं। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे में कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर यहां पर हुए हैं और किस तरह से उनका स्वागत हुआ वो भी हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड रवाना हो गए और उन्होंने न्यूजीलैंड छोड़ने के लिए जब वहां पर वो छोड़ रहे थे तो वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उनको यहां पर सी ऑफ करने के लिए आए थे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कैसे आज न्यूजीलैंड में मोदी के रंग में रंगा हुआ जो न्यूजीलैंड है वो यहां पर नजर आया। मोदी के नारे यहां पर लगे, मोदी मोदी के जयकारे के साथ जो भारतीय वहां पर रहते हैं उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। तालियां कम नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहेंगे तो देखा आपने कैसे वहां पर जो भारतीय रहते हैं उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, जो भारतीय समुदाय वहां पर रहता है उन्होंने कैसे पीएम मोदी को वेलकम किया और पीएम मोदी जब आए तो पहले और बाद में जोरदार नारेबाजी वहां पर हुई। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर नारेबाजी हुई। अब देखिए न्यूजीलैंड ने भी अपने पारंपरिक अंदाज में पीएम मोदी का यहाँ पर स्वागत किया। औरा मोदी कार्यक्रम था और इसके अंदर स्टेज पर प्रधानमंत्री का अलग ही अंदाज में स्वागत किया गया। पीएम मोदी जब यहां पर स्पीच देने आए तो लोगों ने खूब नारे लगाए और पीएम मोदी ने भी अपना 25 साल पुराना जो मफलर था वो यहां पर लहराया और अपने पुराने अनुभव लोगों से साझा किए। नमस्ते। कियोरा न्यूजीलैंड। ये मफलर जो आप देख रहे हैं ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। तो जो भारतीय वहां पर रहते हैं वो पीएम मोदी को अपने बीच देखकर बहुत उत्साहित थे। ये तस्वीरें आपने देखी। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, पीएम मोदी और गवर्नमेंट हाउस भी पहुंचे जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
तो ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पारंपरिक माओरी पद्धति है वहां की, जिसके साथ वहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। वैसे पीएम मोदी ने वहां पर सिर्फ सरकार में शामिल नेताओं से मुलाकात नहीं की। ये देखिए आप, विपक्षी जो नेता है वहां पर, उनसे भी पीएम यहां पर मिले और क्रिस हिपकिंस के साथ उन्होंने बैठक की। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के जो पीएम हैं, उनके बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री यहां पर नजर आई। ये तस्वीर जरा देखिए आप, पीएम मोदी और लक्सन ने अपने नाम की जर्सी का भी यहां पर अनावरण किया। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के बीच खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी एक स्पोर्ट्स इवेंट को लेकर यहां पर बातचीत हुई है। देखिए उनका ये तस्वीरें हैं जहां पर स्पोर्ट्स को लेकर बातचीत वो कर रहे थे और इस इवेंट को लेकर उन्होंने यहां पर जायजा लिया। पीएम मोदी का मकसद यहां पर सिर्फ स्पोर्ट्स पार्टनरशिप बढ़ाना नहीं, बल्कि दोनों देशों में कारोबार को भी बढ़ाना है। और इस दौरे में इस पर भी काफी चर्चा हुई है। तभी तो प्रधानमंत्री ने वहां पर कारोबारियों और सीईओ से भी मुलाकात की। कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही मोदी ने भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापार बढ़ाने का खाका भी खींच दिया। इसके लिए वहां पर प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक उन्होंने की और इस बैठक में तमाम तरह के रिश्तों को लेकर, ट्रेड को लेकर चर्चा की गई। बहुत बहुत आभारी हूं न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को छूने वाला है। और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूं। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहरा। तो ये बैठक हुई और इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों और फैसलों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि सुरक्षा और निवेश पर भी फोकस रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों में क्या क्या करार इस दौरे पर हुए। जब पीएम मोदी ने लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की तो उसके बाद भारत न्यूजीलैंड में कई अहम समझौते हुए। इसमें 18 बड़े फैसले और 10 एमओयू पर साइन किए गए। 2030 तक दोनों देशों में व्यापार 2 गुने से ज्यादा किया जाएगा। कारोबार को करीब 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 में दोनों में करीब 11,000 करोड़ का व्यापार हुआ था और अब व्यापार तेजी से बढ़ेगा क्योंकि दोनों देशों के बीच एफटीए हुआ है, यानी भारत न्यूजीलैंड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। भारत के 100% सामानों पर न्यूजीलैंड में टैरिफ नहीं लगेगा और मोदी यहां पर बोले कि न्यूजीलैंड भारत में 1.72 लाख करोड़ निवेश करेगा। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाएं मिलकर काम करेंगी। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स में इस बात को लेकर डील हुई है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर दोनों लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगी एक दूसरे को और आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। इसके लिए संयुक्त कार्य समूह बनेगा और खुफिया जानकारी साझा की जाएगी। प्रशांत महासागर में दोनों देशों में तालमेल और संवाद बढ़ाया जाएगा और खेलों में भी पार्टनरशिप बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया है।
दोनों देश कोच और खिलाड़ियों का आदान प्रदान करेंगे और मोदी ने न्यूजीलैंड से भारत की दोस्ती और अपना कनेक्शन भी बताया। उन्होंने 25 साल पहले न्यूजीलैंड से मिला मफलर दिखाया और भारतीयों के सामने कहा कि इसे आपके प्यार की तरह संभाल कर रखता हूं। अब आपको सुनाते हैं कि न्यूजीलैंड में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। ये ट्रेड एग्रीमेंट विकसित भारत की तरफ हमारी यात्रा को गति देगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बिजनेस को नए अवसर देगा। न्यूजीलैंड की ताकत एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द बनाया गया एक एफिशिएंट इकोसिस्टम है। भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर नेशन के लिए बहुत बड़ी सीख है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। इन दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है ये आप यहां पर देखिएगा, जहां पर ट्रंप ने अब 1000 मिसाइलें ईरान की तरफ तानने की बात कही है। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। जो तस्वीरें हैं ये काफी कुछ यहां के हालात को बयां कर रही हैं। ईरान में कैसे भीषण आग लगी हुई है। समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार आग स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे के आसपास यहां पर लगी और पोल दोख्तार के कुछ हिस्सों में घना धुआं यहां पर छा गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में रिफाइनरी में भीषण आग दिखाई दे रही है, जिससे काले धुएं के बड़े गुबार आसमान में उठते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिससे एक बार फिर से लड़ाई यहां पर भड़कने की संभावना दिख रही। ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दे डाली है। वो कह रहे हैं कि 1000 मिसाइलें हैं जो ईरान की तरफ अमेरिका ने तैनात कर रखी है। अब सूरत हाल यह है कि दोनों देश एक दूसरे को यहां पर धमकियां दे रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं और इतना ही नहीं, दावा यह है कि अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े ओमान की तरफ यहां पर तैनात कर दिए हैं और यहां पर जंगी बेड़े को ओमान की ओर अमेरिका ने रवाना कर दिया है, जिसमें इब्राहिम और बुश जैसे एटमी वॉरशिप भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई ने भी पलटवार यहां पर कर दिया है और जो संदेश उनकी तरफ से दिया गया है उसमें सीधी चेतावनी अमेरिका के लिए उन्होंने जाहिर कर दी है। अंदेशा यहां पर इस बात का है कि एक बार फिर से तनाव इन दोनों देशों के बीच बढ़ सकता है। و همچون شما به بشارت و وعده های الهی دل ببند با استقامت بپیماییم و در این راه देखा आपने यहां पर ईरान अब बदला लेने की बात कर रहा है। सीज फायर खत्म हुआ तो अब लड़ाई बढ़ने की आशंका यहां पर है। जो वॉरशिप है वो अमेरिका तैनात यहां पर कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। अमेरिका हॉर्मुज के चक्कर में ईरान में तबाही मचा सकता है क्योंकि हॉर्मुज में जहाजों को निकलने की ट्रंप ने शनिवार तक की डेडलाइन दी है जो खत्म होने वाली है। अब सवाल यह है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या ट्रंप हमला करेंगे?
आइए आपको बताते हैं कि ऐसी अटकलें आखिर क्यों लग रही। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह धमकी इसलिए दी है क्योंकि खबर आई थी कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। इसलिए ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए यहां पर कह दिया कि अगर मेरी हत्या या हत्या की कोशिश हुई तो भयानक हमला होगा। ट्रंप ने कहा कि मैंने सेना को हमले का आदेश दे रखा है। अमेरिका ने 1000 मिसाइलें लॉक और लोडेड रखी हैं, यानी ईरान की ओर मिसाइल का जखीरा तान दिया। हमलों में चाहे 1 साल लगे, हम ईरान को तबाह कर देंगे। ये बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप की धमकी के साथ ही अमेरिका ने तैनाती भी अपनी बढ़ा दी है और दावा यह है कि 20 युद्धपोत ओमान की खाड़ी की ओर रवाना किए गए। इसमें परमाणु ताकत वाले यूएसएस अब्राहम और यूएसएस जॉर्ज बुश शामिल हैं। उधर ईरान ने भी अमेरिका की धमकी पर पलटवार किया और कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान ने अमेरिका के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें यह कहा था कि ईरान ने बातचीत के लिए भीख मांगी थी। इस बीच अमेरिका ने ईरान को शनिवार तक की डेडलाइन दी है और कहा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों पर हमले रोके और हॉर्मुज को पूरी तरह से टोल फ्री और खुला रखने की घोषणा करे। ऐसा अगर नहीं किया गया तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसकी धमकी अमेरिका अब दे रहा है, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने अमेरिका को लेकर यहां पर कहा कि शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा, बदले का मिशन पूरा होगा और इसके लिए किसी भी हद तक वो जाएंगे। तो इस तरह से चेतावनियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। अब आप सुनिए मुश्तबा खमेनी अपने पिता को दफनाए जाने के बाद क्या बोले हैं, और वो सामने तो नहीं आए हैं लेकिन ऑडियो संदेश जारी कर अमेरिका को सख्त चेतावनी दे रहे हैं। अस्सलाम अलैका या सौर अल्लाह। अब मैं अपने शहीद नेता से मुखातिब हूँ। ए मजलूम कत्ल किए गए, ए सरफराज मजलूम, ए अल्लाह के नेक बंदे, रोती आंखों और टूटे दिलों के साथ आपके पार्थिव शरीर को विदाई देते हुए मैं अहद करता हूँ कि आपकी विचारधारा की रक्षा करूंगा, आपके दिखाए सीधे रास्ते पर डटा रहूंगा, इस राह की मुश्किलों से नहीं घबराऊंगा और आपकी तरह ईश्वरीय वादों पर भरोसा रखूंगा। मैं अहद करता हूं कि आपके और दोनों जंगों में शहीद हुए हर शख्स के पाक खून का बदला अपराधी कातिलों से लिया जाएगा। यह बदला हमारी कौम की मांग है और यह जरूर पूरा होकर रहेगा। जिन अपराधियों की सूची शुरू से आखिर तक तैयार है, वे चैन की मौत की उम्मीद छोड़ दें। यह मामला मेरे या किसी और जिम्मेदार के जिंदा रहने पर निर्भर नहीं है। मैं रहूं या ना रहूं, यह बात जरूर पूरी होगी और जल्द ही दुनिया भर के आजाद लोग इस ईश्वरीय जिम्मेदारी में अपना अपना हिस्सा निभाएंगे। जब भी हुसैनी लोग इस राह में मजलूमाना अपना खून बहाते हैं, इस्लामी उम्मत हरकत में आ जाती है और वह पल आशुरा से, वह जगह करबला से जुड़ जाती है। यही हुसैनी जोश आज भी हमारी कौम को नई ऊर्जा दे रहा है और इमाम खुमैनी और शहीद खामनेई की विचारधारा को नया रूप दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। वो अपने जो कहते हैं उसमें यू टर्न कर सकते हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में या सीज फायर बिल्कुल खत्म हो गया। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे समंदर में बड़ी भारत की ताकत की। आप देखिए किस तरह से समंदर में भारत की ताकत बढ़ रही है। इसके लिए ये जो तस्वीरें हैं ये काफी आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना को मिल गया है और इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये समंदर के बाहुबली की तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया। ये युद्धपोत 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक से बना है। कमीशन के बाद आईएनएस महेंद्रगिरी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नौसेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अब आपको समंदर के इस बाहुबली की ताकत हम बताते हैं। समंदर का बाहुबली आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल हो गया है। इसमें 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण तकनीक इस्तेमाल की गई है। यह युद्धपोत स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। यह हवाई हमलों और दुश्मन के जहाजों से मुकाबला करने में सक्षम है और ये एक साथ हवा, सतह और समंदर के अंदर हमला कर सकता है। युद्धपोत महेंद्रगिरी में उन्नत स्टेल्थ तकनीक दी गई है जिससे दुश्मन के रडार का इसे खोज पाना मुश्किल हो जाता है। इसे ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल इस पर किया जा सकता है, जबकि सुरक्षा के लिए बराक 8 डिफेंस सिस्टम इसमें लगाया गया। ये करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जबकि इस पर 225 से 230 अधिकारी नाविक सवार हो सकते हैं।
ये हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा और इसका नाम आंध्रा बॉर्डर पर स्थित महेंद्रगिरी पर्वत पर रखा गया है, जो कि शक्ति, मजबूती और अटल संकल्प का प्रतीक है। विशाखापट्टनम में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब बात करते हैं हम वियतनाम की। देखिए, वियतनाम में ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया, जहां पर एक जो शिप थी वो डूब गई और इस हादसे की वजह समुद्र की ऊंची लहरें हो सकती हैं। बोट पर कुल 4 क्रू मेंबर समेत 36 लोग उस वक्त सवार थे, जिसमें 32 भारतीय थे। 21 लोगों को यहां पर बचा लिया गया, उसमें से 2 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को जान गंवाने वाले तमिल लोगों के पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं यात्रियों के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है लाइफ के फंडे का। जिंदगी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं है, इसलिए कामयाबी मिले या नाकामी आगे बढ़ते रहिए, अनुभव और सीख लेते रहिए। लाइफ का ये फंडा दिया देश के महान निशानेबाज रहे जसपाल राणा। जसपाल का संघर्ष साधारण से असाधारण बनने की मिसाल है। जसपाल ने कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियां झेली हैं, लेकिन न कभी वो रुके, न उन्होंने हार मानी। 1994 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप से एक दिन पहले उनके घुटने में फोड़ा हो गया था। डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी थी और मैच खेलने से मना कर दिया, लेकिन जसपाल की नजरों में मैच और मेडल दिख रहा था। वो ठीक हुए बिना अस्पताल से मैच खेलने के लिए निकल गए। जख्म की वजह से वो अपना पैंट तक नहीं उतार पा रहे थे, तो पैंट को फाड़कर हाफ पैंट बनाई और उसे पहनकर ही प्रतियोगिता में उतरे और गोल्ड मेडल जीता। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में उन्हें 102 डिग्री बुखार था। इसके बाद भी वो खेले और 3 गोल्ड मेडल जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जसपाल राणा ने पदकों की झड़ी लगा दी। करियर में 23 मेडल जीतकर जसपाल ने अनुशासन, फोकस और कड़े अभ्यास को दिखाया, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर ओलंपिक मेडल जीतने का उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन मनु भाकर को कोच के तौर पर उन्हें 2 ओलंपिक मेडल उन्होंने दिलवाए और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। अपने लक्ष्य के लिए सब झोंक दीजिए और फिर जो मिले उसे स्वीकार कीजिए। अपनी कामयाबी और हुनर से दूसरों को आगे बढ़ाना और समाज और देश को वापस देना सबसे बड़ी विरासत है। इसी के साथ आज मेरे साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए एनडीटीवी के साथ। नमस्कार।